आज हम द्वादश की कक्षा में अध्याय 5 मांग एवं मांग के नियम पर अध्ययन करेंगे। जैसे हम इंग्लिश में डिमांड कहते हैं। साधारणतः बोलचाल की भाषा में मांग का तात्पर्य किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र से होता है। उसी लालसा इच्छा व्यक्त करना मांग कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में मांग का तात्पर्य किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र से नहीं होता, बल्कि उसके दो कदम और आगे जाकर के किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय पर प्राप्त करने की इच्छा से लिया गया है। अर्थात किसी वस्तु को एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मूल्य पर और एक निश्चित मात्रा में प्राप्त करने की जो इच्छा व्यक्त करते हैं उसे ही हम मांग करते हैं। इसके लिए प्रोफेसर बेनहम का परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसे देखना चाहिए। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग, उस वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। अर्थात प्रोफेसर बेनहम का कहना था कि किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग की उस मात्रा से लिया गया है जो उस वस्तु की मात्रा, एक निश्चित कीमत, मात्रा और एक निश्चित समय प्राप्त करने की इच्छा, डिमांड, उसे मांग के शब्दों में कहा गया है। अब ये सब परिभाषा के आधार पर हम लोग कुछ और ध्यान दें कि मांग के कुछ आवश्यक तत्व बनते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। वो आवश्यक तत्व पहला है इच्छा, दूसरा है साधन, तीसरा खर्च की तत्परता, चौथा निश्चित कीमत और पांचवा निश्चित समय। इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम मांग अर्थात डिमांड को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें, पहला बिंदु है जैसे इच्छा। मांग में जरूरी है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की मन में इच्छाएं जागृत हो। अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है और उसे कोई व्यक्ति हमारे पास परोसता है, लाता है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। मान लो व्यक्ति के पास, मेरे पास अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं कई सारे प्रकाशनों की, और उन्हीं पुस्तकों को कोई दूसरा व्यक्ति ला के देता है, लो भाई और एक वस्तु रख लो। अब मेरा वो है नहीं, जब चूँकि मेरे पास वो चीज़ें है पर्याप्त, 2-3 पुस्तक लेके मैं क्या करूँ, तो उसकी इच्छाएं मेरे पास नहीं रहेगी। अर्थात उस वस्तु को, जो चीज़ मेरे पास नहीं, उस चीज़ की हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है और वो इच्छा होना जरूरी मांग। दूसरा होता है साधन। मांग के लिए आवश्यक है अपने पास साधन का होना। साधन का होना का तात्पर्य ये होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेरे पास साधन है, धन है या कोई और व्यवस्था है, तब तो मैं ऐसी मांग की इच्छा करूँ। इसके ऊपर भी हम लोग ऐसे देखें कि एक भिखारी किसी दुकान के सामने से गुजर रहा था, उसके मन में इच्छा हुई दुकान में बनने वाले पकवान, मिठाई के तौर पर, कि मैं इस मिठाई को खरीदूं, प्राप्त करूं। अब मात्र उसकी इच्छा मात्र से उसको मांग हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इच्छा तो उसके पास है, लेकिन उसके पास साधन नहीं, उस वस्तु को खरीदने की, मूल्य चुकाने की कीमत अर्थात साधन नहीं है, तो उसकी इच्छाएं नहीं है। साधन दूसरा भी ले सकते, कोई वस्तु यहाँ नहीं है, बहुत दूसरी जगह पर अलग कीमत पर है, लेकिन वहां तक जाने के पास अपने पास साधन नहीं, ला नहीं सकते। तो इसलिए साधन के अंतर्गत वस्तु, साधन को भी जोड़ा जा सकता है, मूल्य को भी जोड़ा जा सकता है, और भी कई सारी चीजों को इसमें जोड़ सकते हैं। उस इच्छा को प्राप्त करने के जो एक माध्यम होते हैं, उन माध्यमों को साधनों के अंतर्गत जोड़ा जा गया। ठीक ऐसे देखिए, मांग का तीसरा आवश्यक तत्व है खर्च की तत्परता। अक्सर देखा गया कुछ लोगों के अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा तो पर्याप्त होती है, तीव्र लालसा होती है,
लेकिन उस लालसा को प्राप्त करने के लिए साधन भी होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं। लेकिन लालसा भी है, पैसे भी है, किंतु उसमें खर्च करने की तत्परता नहीं है। अर्थात उनके पास पैसे रहते हुए भी उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, कंजूस प्रवृत्ति के माने। तो ये चीजें तत्परता होना अति आवश्यक है। अगर किसी साधन के लिए, किसी वस्तु की मांग के लिए अपने मन अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, इच्छाओं के साथ साथ साधन भी है, और साधन के बाद उसके अंदर हमारे अंदर खर्च करने की तत्परता नहीं है, तो वो मांग के अंतर्गत नहीं है। तत्परता तो और भी आसान हो सकता है। कई बार हमारे पास कोई चीजें आ जाती, कोई वस्तु आ जाती है, पुस्तक है मैं पढ़ लेंगे, थोड़ा धीरे डिले कर लो, उतनी जल्दबाजी शीघ्रता नहीं दिखाती, तो ये शीघ्रता को भी तत्परता के अंतर्गत जोड़ते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर मांग की चौथा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, वो चौथा पॉइंट क्या कहता है? निश्चित कीमत। जैसे मैं बताया कि डिमांड के अंतर्गत अपने को इच्छाएं होना जरूरी है, इच्छा प्राप्त कर लिया हम, इच्छा के बाद अपने पास साधन हो गए, धन भी है, खर्च करने की तत्परता भी है। लेकिन मैं जिस वस्तु को लेता हूँ उस वस्तु की कीमत निश्चित होगी। तो मान लो मेरे को कहीं पता चला कि कोई वस्तु बिक रही है, मूल्य मिल रहा है, लेकिन जब उस वस्तु की कीमत नहीं पता है तो क्या मैं उससे पहले किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकता कि ठीक भाई मेरे ले लिया ना? उस वस्तु की कीमत जानने के बाद हमको निश्चित होता है कि हम इस वस्तु को कितना लें, अर्थात उस वस्तु की कीमत का जानकारी ज्ञात होना जरूरी है। कीमत के बाद जो हम इच्छा व्यक्त करते हैं तब सही होता है। कई बार अक्सर देखा गया, हम लोग किसी शॉप में गए, दुकानों में, वहाँ पे कई वस्तुएं दिखी, हमको आकर्षक दिखी, हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न हुई, कुछ पैसे भी लगे अपने पास, पैसे तो लिया जा सकता है और खर्च करने की तत्परता भी आई कि ठीक है चलो इस वस्तु को लेने के पीछे खर्च कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर उसका मूल्य अपनी पहुँच से भी ज़्यादा है, उसकी मूल्य पता नहीं रहेगा, तो अपन कितनी मात्रा में लेंगे उस वस्तु को, कब लेंगे, ये क्लियर नहीं हो पाता। अर्थात वस्तु की एक निश्चित कीमत को होना जरूरी है। अंतिम बिंदु आता है समय। डिमांड के अंतर्गत इस बात की सबसे अहमियत रखती है। क्यों? इस जगत में जितनी सारी वस्तुएं हैं सभी के मूल्यों में परिवर्तन होता है, मांग भी बदलते रहती है। समय अंतराल हमारी इच्छाओं में भी परिवर्तन होता है, हमारी मांगों में परिवर्तन आता है, कीमतों में परिवर्तन आता है। इन सारी चीजों में जो परिवर्तन आता है, प्रभाव डालती है वो समय। एक बच्चा था, उसको जब हमें बाल्यावस्था में रहते हैं तो हमारे अंदर इच्छाएं तीव्र होती हैं खिलौनों की। थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो हमें मान लो विद्यार्थी जीवन में आए तो पुस्तक कापी चीज़ों की, गृहस्थ जीवन में आए तो धन की इच्छा होती है, थोड़ा सा और जीवन जाता है तो हमें बाहरी दिन दुनिया की ज्ञान की आवश्यकता होती है, धार्मिक प्रवृत्ति में हमारा मन बदलने लगता है, ऐसे पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा होती है। ऐसे ही समय के अनुसार हमारी जो इच्छाएं हैं वो परिवर्तन होती है, मांग, अर्थात समय का ज़्यादा महत्व है इस मांग के अंदर। पांचवा बिंदु भी हमारा इसीलिए निश्चित समय पर रखा गया। अब निश्चित समय को ऐसे बोले, मेरे अंदर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मान लो मेरे पास एक बाइक लेने की अंदर इच्छा हुई, मैं इस बाइक को लूँ, उसके लिए साधन था, मैं धन की व्यवस्था कर लिया। धन की व्यवस्था के बाद मेरे पास उसकी खर्च करने की तत्परता भी आई, ठीक मैं इतना इस वस्तु के लिए खर्च कर दूंगा। अब मैं उस वस्तु का मूल्य भी पता कर लिया, कीमत पता चल गया मेरे को कि हाँ इस वस्तु की कीमत इतनी है, उस कीमत को भी ले लिया। अब चौथा पॉइंट है समय। अगर उस वस्तु की इच्छा मेरे अंदर आज उत्पन्न हुई है और वो वस्तु के लिए मैं किसी को पैसा दे दी, भाई ये वस्तु मेरे लिए ला दो, मंगवा दो, उसी कीमत पर, उसी कीमत पे अगर उस वस्तु को मेरे को 1 साल 2 साल बाद अगर ला के देता है तो मेरे अंदर की जो मांग डिमांड इच्छाएं थी कम हो सकती है, घट सकती हैं, इच्छाएं मेरी बदल सकती हैं। अर्थात समय का भी इसमें ध्यान रखा गया है। अगले अध्याय में कल हम किसी नई पॉइंट पर चर्चा करेंगे। विषय वस्तु की आनंद से पढ़ने के लिए या और अच्छे से समझने के लिए एक बात हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ें, उसके बाद ध्यान से उसको सुने, कॉपी में नोट भी बना करें, लिखें, तब इस प्रकार के पॉइंट जल्दी समझ में आते हैं।
और जब इस शुरुआत किसी अध्याय के प्रारंभिक भूमिकाएं समझ में आने लगेंगी, प्रस्तावना, उसकी विषय वस्तु, तो उसके अंदर के अन्य रहस्यमय बातें, गुण तत्व जल्दी समझ में आते हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी चैप्टर को विशेष तौर पर शुरू में विशेष ध्यान देकर के अध्ययन करें। धन्यवाद।